अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम CH केमिस्ट्री। स्टूडेंट क्लास 9th न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जो है इसी तरह से लेक्चर जो है आपको मिलते रहें। तो हमारे पास जो है शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट सेड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। यानी कि ये क्यों समझा जाता है कि जो सारा का सारा जो एटम का मास है वो न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, ये क्यों समझा जाता है? तो स्टूडेंट हमें पता है कि न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स से जो कि ज़्यादा हैवियर हैं। यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स और का मास कम होने की वजह से न्यूक्लियस को क्या समझा जाता है, इसका वेट जो है, इसका मास जो है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए न्यूक्लियस को यही समझा जाता है कि किसी भी एटम का जो मास है वो ज़्यादातर न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। इज इट क्लियर? जी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। कि एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं? एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट इसलिए हैं स्टूडेंट क्योंकि उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के जो नंबर हैं वो डिफरेंट हैं। प्रोटॉन्स के नंबर डिफरेंट होने की वजह से उनका एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम एलिमेंट्स की जो है प्रॉपर्टीज़ भी क्या हैं, डिफरेंट है। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होने की वजह से एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट है। इस तरह से सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो गए क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं है। इज इट क्लियर? जी। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिस्मथ 210। बिस्मथ 210 में कितने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं? तो ये फार्मूला आपने याद रख लेना है किसी के लिए भी न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कैलकुलेटेड एज, इस फार्मूला से हम न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर में से हम एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो 210 जो है इसका मास नंबर है बिस्मथ का। ठीक है, ये हमें गिवन है। इसी तरह माइनस करवा देंगे एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर है 83। ठीक है, तो 83 हम माइनस करेंगे इसके मास नंबर में से तो हमारे पास जो है 127 आ जाएगा, जो कि इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो बिस्मथ 210 जो है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 127। इज इट क्लियर? जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज ट्रीटियम इज आ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ट्रीटियम जो है हाइड्रोजन का आइसोटॉप ट्रीटियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों है? ट्रीटियम इज अ रेडियो एक्टिव बिकॉज इट हैज अनस्टेबल न्यूक्लियस विद 2 न्यूट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन। दिस इम्बैलेंस मेक्स इट अंडरगो बीटा डीके। क्योंकि ये जो है ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस क्या होता है? अनस्टेबल होता है और ये जो है बीटा रेडिएशन जो है रिलीज करता रहता है। बीटा रेडिएशन रिलीज करने की वजह से ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही कंसिडर किया जाता है। तो स्टूडेंट जितने भी ऐसे जो है एलिमेंट्स जो कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन से रिलीज करवाएं उनको यही समझा जाता है कि ये क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। अब रेडियो एक्टिव रेडिएशन कौन कौन सी हैं? बीटा है, अल्फा है, गैमा है। इनमें से कोई भी रेडिएशन से रिलीज करें तो उनको कंसिडर किया जाता है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इस तरह से ट्रीटियम जो है रेडिएशन से रिलीज करने की वजह से ये कंसिडर किया जाता है कि ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इज इट क्लियर? जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है शॉर्ट क्वेश्चन में से, हाउ कैन एन एटम एब्जॉर्ब एंड एमिट एनर्जी। बिल्कुल इजी आंसर है, एन एटम एब्जॉर्ब एंड एमिट एनर्जी व्हेन एन एटम मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। यानी कि जब एक एटम जो है लोअर शेल टू हाई शेल जाएगा तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो एनर्जी एमिट करेगा जब वो हायर टू लोअर ऑर्बिट में आएगा। इज इट क्लियर? तो ये बोहर के एटॉमिक मॉडल का पॉइंट भी है एक पास्टुलेट का। तो ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। देन हम देखते हैं एक्सरसाइज में से हमारे पास जो एक कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में हमारे पास जो है स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकंड शेल। जब हम स्टूडेंट एक शेल से दूसरे शेल में एटम में मूव करते हैं तो इनकी एनर्जी जो है वो क्यों इंक्रीज होती है, ये हम देखते हैं। क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस की, इस फोर्स के चेंज होने की वजह से जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएं तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाती है? वीक होती जाती है। अट्रैक्टिव फोर्स के वीक होने की वजह से एटम के इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे इसके न्यूक्लियस के नियरेस्ट आएंगे तो एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इज इट क्लियर? तो यही रीज़न है। देन है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाई इज इट नीडेड टू लोअर द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। यानी कि जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था उसमें जो है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर कम क्यों किया गया?
तो इसको हम रीड करते हैं। लोअरिंग द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब अलाउज द गैस मॉलिक्यूल्स टू बी स्पेस्ड फार्दर अपार्ट, यानी कि प्रेशर कम होने की वजह से गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से अपार्ट नहीं हो पाएंगे। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कोलिजन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स, अगर उसका प्रेशर ज़्यादा होता तो गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाते, कोलिजन हो जाती। अब इस कोलिजन को कम करने के लिए गैस के जो प्रेशर है उसको कम रखा गया, मेकिंग इट ईजियर फॉर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स टू एक्सेलरेट एंड आयनाइज द गैस। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो हाई होगी और आयंस जो हैं गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्सेलरेट होकर आयंस में चेंज हो गए। आयनाइजेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट ग्लोइंग प्लाज्मा एंड ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज। आयनाइजेशन होगी, आयनाइजेशन की वजह से हमें क्या हुआ, ग्लो फील हुआ और उस ग्लो को जो है कैथोड रेज का नेम दिया गया। ये हुआ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो यही रीज़न थी कि डिस्चार्ज ट्यूब में हमने प्रेशर कम क्यों रखवाना है। इज इट क्लियर जी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है स्टूडेंट कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में से, व्हाट इज द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड हाउ हैज दिस कंसेप्ट चेंज ओवर टाइम। तो स्टूडेंट डिफरेंट साइंटिस्ट की इसमें राय थी इस कॉन्सेप्ट में कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या कॉन्सेप्ट है क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक फर्स्ट साइंटिस्ट आए जे थॉमसन, उनका कॉन्सेप्ट ये था 1897 तक कि इलेक्ट्रॉन्स की जो है फिक्स पोजीशन है। ठीक है, इसके बाद जो है कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, रदरफोर्ड ने कॉन्सेप्ट दिया अपना जो है एटम्स के न्यूक्लियस के सराउंड में कुछ ऑर्बिट्स हैं स्मॉल। ठीक है, उन ऑर्बिट्स को इसने शेल्स का नाम दिया। फिर बोहर आए, बोहर ने इसको ऑर्बिट्स का नेम दे दिया और उनकी एनर्जी को क्या कह दिया कि इनकी एनर्जी फिक्स होती है। लेकिन जो मॉडर्न जो है एक्सेप्टेबल जो है अभी तक जो है वो क्वांटम मॉडल आया। ठीक है, प्लैनेट्स क्वांटम थ्योरी जिसको भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्क्राइब्ड एज एग्जिस्टिंग इन प्रोबेबिलिस्टिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स रेदर देन फिक्स्ड ऑर्बिट्स विद देयर एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम बीइंग अनसर्टेन, यानी कि इसकी जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन्स का, हमें बताएं फिजिक्स में कोई भी चीज़ जब मूव करती है किसी वेलोसिटी के साथ और उसका मास हो तो उसका कोई ना कोई मोमेंटम होगा। तो क्वांटम थ्योरी ने ये कहा कि एटम का जो है मोमेंटम होगा और वो फिक्स नहीं होगा। जिस ऑर्बिट में वो जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करेगा, तो ये मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, फिक्स नहीं होगा। इज इट क्लियर। तो ये था क्वांटम मॉडल थ्योरी प्लैनेट्स की। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अनस्टेबल, कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई हैं वो अनस्टेबल क्यों होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, किसी भी एलिमेंट्स में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो स्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन जब स्टेबल नहीं होंगे तो वो एलिमेंट जो है वो स्टेबल नहीं होगा। तो यही रीज़न है कि जब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, जो इम्बैलेंस होंगे, इम्बैलेंस होने की वजह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो अनस्टेबल कहलाएंगे। जब ये अनस्टेबल होंगे तो अनस्टेबल होने की वजह से ये रिएक्शन करना चाहेंगे, रिएक्शन की करने के लिए इनको अनस्टेबल हो जाएंगे। इज इट क्लियर। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, रेडिएशंस को रिलीज करेंगे। तो वो रेडिएशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, अल्फा भी, बीटा भी, गैमा भी। तो ये रेडिएशंस रिलीज करने के बाद ये खुद को फील करेंगे कि हम जो हैं स्टेबल हो जाएं। इज इट क्लियर। तो इसलिए जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं अनस्टेबल ही कंसिडर किए जाते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का। ड्यूरिंग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स हाउ डिड साइंटिस्ट कंक्लूड दैट द सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एलिमेंट्स इन द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट ने क्या कंक्लूजन निकाला कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम होते हैं। ठीक है, वो ये कंक्लूजन था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जे थॉमसन ने ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, वो उसकी गैस के ऊपर और मेटल जो हमने इलेक्ट्रोड यूज़ किए उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज टू मास रेशो भी हम फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मदद से, प्रोवाइडिंग दैट ऑल एटम्स कंटेन आइडेंटिकल प्रोटॉन्स। तो ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जे थॉमसन का कंसेप्ट। फिर इसी तरह प्रोटॉन्स के बारे में इसका गोल्डस्टीन का क्या कॉन्सेप्ट था। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट दोनों साइंटिस्ट का एक्सप्लेन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जे थॉमसन ने कहा था और प्रोटॉन्स के बारे में गोल्डस्टीन ने क्या डिस्कवर किया था, कैनाल रेज। ठीक है, और जे थॉमसन ने कैथोड रेज। तो कैथोड रेज और कैनाल रेज को जस्ट लिटरली ब्रीफ किया गया है क्योंकि हमसे यही पूछा गया था कि डिस्चार्ज ट्यूब में किस तरह से वो एक्सपेरिमेंट किया गया और किस तरह से उन्होंने साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो है एटम तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं तमाम एलिमेंट्स के क्या होंगे, सेम होंगे। इज इट क्लियर जी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन।
तो लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बिल्कुल इजी, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो हमें पता है कि किसी भी एटम के स्ट्रक्चर में एक उसके न्यूक्लियस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स, और साथ में न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस को एक्सप्लेन कर दिया गया है। देन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं हाइड्रोजन में? -1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके ऊपर चार्ज -1 होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सराउंड में क्या कर रहे होंगे? रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब बात करें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। इनके आइसोटोप्स को एक्सप्लेन किया गया है कि आइसोटोप्स में कितने प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। इसी तरह इसकी अबंडेंस बताई गई है कि जो प्रोटियम है इसकी अबंडेंस जो है वो 99.98% है नेचुरल हाइड्रोजन, यानी कि नेचुरली इतना ज़्यादा अबंडेंस में पाया जा रहा है प्रोटियम। फिर अगर बात करें ड्यूट्रियम की, ड्यूट्रियम के बताए गए हैं कि कितने इसमें प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। ड्यूट्रियम की जो अबंडेंस है स्टूडेंट, ये MCQs आ सकते हैं, 0.02% है। देन लास्ट वन इज ट्रिटियम। ट्रिटियम के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताए गए हैं। इसके अलावा बताया गया कि जो रेडियो एक्टिव इसकी हाफ लाइफ है वो क्या है? 12.3 ईयर्स है, किसकी? ट्रिटियम की। इज इट क्लियर? इसको फिर यूज़ किया जाता है किसमें? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में, और या फिर ल्यूमिनस पेंट्स बनाने के लिए। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इनके यूजेस क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है या फिर MCQs में भी पूछा जा सकता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था। इज इट क्लियर? जी, ये हाइड्रोजन का हो गया स्ट्रक्चर एक्सप्लेन। हाउ डज द थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी थी इन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को। आयोनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन एटम गेन्स और लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयंस। आयंस कैसे बनते हैं? जब कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा। तो जब कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो है वो रेडिएशंस को एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, रेडिएशंस के रिलीज होने की वजह से वो कौन कौन सी रेडिएशन रिलीज कर सकता है? अल्फा, बीटा या गैमा। तो ये रेडिएशंस के जाने की वजह से उस एटम्स की जो एनर्जी है, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो एनर्जी रिलीज करने की वजह से वो क्या हो जाएगा? आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज होने की वजह से उसमें कौन कौन सी रेडिएशंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है? अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स या फिर गैमा पार्टिकल्स। तो इनकी एनर्जी बताई गई है कि लार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज अल्फा रेज, they remove electrons from atoms, they collide with high speed electrons that ionize atoms by repelling their electrons. High energy electromagnetic waves that can penetrate deeply and knock electrons out of their orbits. इनके जो गैमा रेज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स में से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाएगी उसके शेल्स में से। दिस आयनाइजेशन प्रोसेस इज यूज्ड इन टेक्नोलॉजीज लाइक रेडिएशन थेरेपी एंड स्मोक डिटेक्टर्स। तो ये स्टूडेंट डिफरेंट जो है रेडिएशंस के कॉन्सेप्ट हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के, आइसोटॉप्स के, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरी ने एक्सप्लेन किए थे। इज इट क्लियर? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास स्टूडेंट, व्हाट इज रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन बताई गई है। रेडियो एक्टिव जो है क्या प्रोसेस है? एक्सप्लेन 3 है एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की एप्लीकेशन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन तो यही है कि एनर्जी की एमिशन है, ठीक है, किसी भी न्यूक्लियाई में से। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो वो रेडियो एक्टिव में से कौन सी एनर्जी एमिट हो सकती है? अल्फा रेज भी, बीटा भी या फिर गैमा रेडिएशन, इन तीनों में से। अब इसकी मैं बात करूँ कि इनके यूज़ क्या है। सबसे पहला यूज़ है जी कैंसर ट्रीटमेंट, यानी कि आयोडीन 131 को हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए या थायराइड के लिए, ठीक है। कोबाल्ट 60 को भी हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप को कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। देन हम बात करें रेडियोग्राफी, यानी कि इंडस्ट्रियल में किस तरह से यूज़ हो रहा है रेडियो आइसोटॉप्स। इरिडियम 192 को हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए? मेटल को डिटेक्ट करने के लिए। देन ए कार्बन डेटिंग आर्कियोलॉजी, कार्बन 14 इज यूज डिटरमन द एज ऑफ एंशाइंट ऑब्जेक्ट्स बाय मेजरिंग द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स। यानी कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं हमें पता है स्टूडेंट्स, इनमें क्या पाया जाएगा? कार्बन पाया जाएगा। तो कार्बन के पाए जाने की वजह से कार्बन 14 आइसोटॉप को हम यूज़ करते हैं उसकी हाफ लाइफ फाइंड करने के लिए, उसके डीके को फाइंड करने के लिए कि कब से वो डेथ है। इज इट क्लियर? जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल इजी है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप गौर से समझ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। हमने फाइंड करना है स्टूडेंट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मर्करी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये हमें डाटा गिवन है, तो इसमें से हमने फाइंड करना है रिलेटिव एटॉमिक मास। हमें दो चीज़ें गिवन है, आइसोटॉप्स गिवन है, कौन कौन सा आइसोटॉप्स है और उसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है। ये आइसोटॉप्स गिवन है और ये उसकी रिलेटिव अबंडेंस गिवन है, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है रिलेटिव एटॉमिक मास। जी, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का हमारे पास स्टूडेंट फार्मूला ये है
कि अगर किसी भी आइसोटॉप का हमने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है तो उसकी रिलेटिव अबंडेंस को मल्टीप्लाई करवा देंगे उसके मास से, ठीक है। ये आइसोटोप का मास है 196, उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करवाया। आइसोटोप का जो मास है उसको उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करवाया। आइसोटोप के मास को रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो सबको मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो है रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा, जो कि सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस होगा, और उसको हम डिवाइड करवा देंगे 100 के साथ। जब हम 100 से डिवाइड करवा देंगे तो ये हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबको मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो है इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करवाया, ये आंसर आया। ये मल्टीप्लाई करवाने से ये आंसर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करवाया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करवाने से जो आंसर आया उसको हम सबको फिर ऐड करके 100 से डिवाइड करवाएंगे। तो ऐड करने से स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 19938.7 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको 100 से जब डिवाइड करवाएंगे 199.387 AMU आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मरकरी। इज इट क्लियर? तो ये बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें बेशक जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ कैन साइंटिस्ट सिंथेसाइज एलिमेंट्स इन द लेबोरेटरी। साइंटिस्ट जो है एलिमेंट्स को किस तरह से लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करवाते हैं। जी, इसके लिए स्टूडेंट कुछ जो है स्टेप्स हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाया जाता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस आप जो है फेनोमेना पढ़ सकते हैं, इसलिए बिल्कुल इसमें कोई भी ऐसी कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है। देन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, फिर न्यूक्लियर रिएक्शन फिर जो है एलिमेंट्स जो है उसको सिंथेसाइज करवा लिया जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट इन एन एटम। हमारे जो है एटम में बिल्कुल सोलर सिस्टम की तरह से एक सिस्टम रन कर रहा है। तो आप जो है इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें। दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू बोहर एटॉमिक मॉडल, यानी कि बोहर का मॉडल क्या कहता था कि एटम के जो ऑर्बिट्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। द न्यूक्लियस इज लाइक द सन, जो हमारा सन है वो बिल्कुल न्यूक्लियस की तरह है। एट द सेंटर ऑफ द एटम, एटम के सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो हमारे जो ऑर्बिट्स हैं एटम के तो वो बिल्कुल हमारे प्लैनेट्स की तरह हैं, यानी कि जैसे हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड में घूमते हैं, इसी तरह जो है ऑर्बिट्स जो हैं वो न्यूक्लियस के सराउंड में घूमते हैं, ठीक है। हाउ मॉडर्न क्वांटम थ्योरी हैज़ रिवाइज्ड दिस मॉडल। मॉडर्न थ्योरी ने जो है क्वांटम थ्योरी ने इसको रिवाइज किया था। कैसे? फर्स्ट पॉइंट उसने कहा फिक्स्ड ऑर्बिट्स वर्सेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉलो डिफिनिट सर्कुलर पाथ्स, इंस्टेड दे ऑक्यूपाई रीजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कॉल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ने ये कहा कि इनके सर्कुलर पाथ जो है वो फिक्स नहीं होंगे, ये चेंज करते रहेंगे जी। नेक्स्ट पॉइंट ये कहा था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसकी स्टेटमेंट ये थी कि एटम का जो है मोमेंटम चेंज होता रहेगा। थर्ड पॉइंट है फोर्सेज इन द एटम, इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एटम जो है कैसे स्टेबल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज की वजह से। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज ग्रेविटेशनल फोर्सेज भी हो सकती हैं, ठीक है। While the solar system analogy helps visualize the atom, the actual behavior of electrons is more complex and better described by quantum mechanics, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो यहाँ तक जो है आप अच्छे से अगर इसका आंसर लिख देते तो इसका आंसर इनफ है, ठीक है, कि हमारा जो है एक सोलर सिस्टम से किस तरह से एटम का स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास स्टूडेंट एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की कंप्लीट हो गई है। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो एमसीक्यूज़ के हवाले से तो एमसीक्यूज़ भी मैंने अपलोड कर दिए हैं इसी चैप्टर के, आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है फर्दर आपके पास जो है केमिस्ट्री के लेक्चर जो है आप तक पहुँचते रहें।